नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे मोहित यादव एजुकेशन। अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी तारतम्य में मैं अब सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको सेकंड लॉ से संबंधित अन्य क्वेश्चंस। इसके पहले यदि आप वीडियो चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी आप अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया है और फ्लूइड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफ़र संबंधित क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। ठीक, तो अब मैं सॉल्व कराता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है, फॉर ए गिवन टेम्परेचर T1 एज द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 इंक्रीजेस द COP ऑफ ए कारनॉट हीट पंप। ठीक, तो क्वेश्चन दिया है कि इन्होंने एक हीट पंप है जिसका एक टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर T1 है और एक दूसरा टेम्परेचर क्या है, T2 है। ठीक, और इसको हीट पंप तो इसको हम लोग क्या देंगे, वर्क देंगे ना। तो उन्होंने कहा है कि इसमें इस प्रकार के हीट पंप में यदि T1 को फिक्स रखते हुए अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ाएं, मतलब T1 माइनस T2 की वैल्यू को हम लोग बढ़ाएं, तो COP इसका क्या होगा, मतलब इसकी COP की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसको COP में क्या चेंज होगा। तो देखिए सीधा सीधा हम जानते हैं कि COP ऑफ हीट पंप या इसी EPR भी कहते हैं। तो यहाँ पे COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, टेम्परेचर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो होता है T1 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक, तो उन्होंने कहा है T1 क्या है, T1 फिक्स है फॉर ए गिवन टेम्परेचर T1। ठीक, तो जैसे ये इसे अगर फिक्स रखते हुए अगर हम इसकी वैल्यू T1 माइनस T2 की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि COP की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो COP की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फॉर द गिवन टेम्परेचर T1 या सोर्स टेम्परेचर T1 अगर T2 की वैल्यू की डिफरेंस जो अगर बढ़ता है, मतलब दोनों में दूरी बढ़ती है, तो COP ऑफ द हीट पंप क्या है, घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीसेस। COP ऑफ द कारनॉट हीट पंप डिक्रीसेस। ठीक, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यही क्या होता, हीट पंप ना होकर क्या होता, रेफ्रिजरेटर होता। ठीक, तो हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों की वर्किंग क्या होती है, सेम होती है। बस अंतर क्या होता है, अंतर होता है कि उसका हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी स्पेस को हीटअप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हीट पंप है। अगर हम किसी स्पेस को कूलिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे यही क्या हो जाएगा, अपना रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाए। तो इसमें क्या है, अगर T1 और T2 टेम्परेचर मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता है तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो इसमें भी अगर T1 और T2 के बीच का डिफरेंस बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर ये T1 T2 का डिफरेंस बढ़ेगा तो COP की वैल्यू क्या है, घट जाएगी। ठीक, बस सीधा सीधा ऐसा याद रख लीजिए कि अगर T1 और T2 एक दूसरे से जितना दूर होंगे COP की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको इन दो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इस टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने का और अधिक वर्क देना पड़ेगा। ठीक, जैसे क्या है, सीधे सीधे समझिए कि अगर आपका कमरे का AC क्या है, कमरे को ठंडा करना चाह रहा है और बाहर अधिक गर्मी है तो क्या है, AC को अधिक काम करना पड़ता है। ठीक, उसी तरह से तो इसका COP क्या है, घट जाता है। तो दोनों के बीच में अगर टेम्परेचर सोर्स और सराउंडिंग, सोर्स मतलब यहाँ पे जहाँ से हम लोग हीट ले रहे हैं वो सोर्स है और यहाँ पे ये सराउंडिंग जहाँ हीट दे रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच जितना डिफरेंस बढ़ेगा COP की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी और दोनों एक दूसरे जितने करीब आएंगे, T1 और T2 क्या है, एक दूसरे के बहुत करीब है, जितना नज़दीक आते जाएंगे, मतलब दोनों के बीच जो डिफरेंस जितना कम होता जाएगा तो COP की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसकी COP ठंड में अधिक होगी कि गर्मियों में अधिक होगी, तो किस में अधिक होगी, ठंड में अधिक होगी। मतलब आपका रेफ्रिजरेटर का जो परफॉर्मेंस होगा वो ठंड में ज़्यादा अच्छा होगा गर्मियों की अपेक्षा। ठीक है, तो इंटरव्यू का क्वेश्चन एक हो जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है कब अच्छा परफॉर्म करता है, तो ठंड में हमारा रेफ्रिजरेटर अधिक अच्छा परफॉर्म करता है। अब देखिए, अगर यही बात हीट इंजन के लिए अगर हम लोग लें, हीट इंजन के लिए तो मान लीजिए
ये हीट इंजन है जो T1 पे है सोर्स टेम्परेचर है और T2 इसका सिंक टेम्परेचर है। ठीक है, T1 से हीट को एब्जॉर्व करता है और कुछ वर्क प्रदान करने के बाद हीट रिजेक्ट कर देता है T2 मतलब सिंक पे। ठीक है, ये इंजन। ठीक, तो इसमें क्या है, इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा, हम लोग जानते हैं इसकी एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2/T1, है ना, 1 - T2/T1, या अदर वर्ड्स में कहे कि T1 - T2 इक्वल टू अपॉन T1। ठीक, ये हो जाएगा हीट इसका एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला। तो T1 और T2 के बीच का अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी T1 - T2 की, तो एफिशिएंसी भी क्या है, बढ़ जाएगी। अगर हम लोग फिक्स सोर्स टेम्परेचर फिक्स रखते हुए ये बताएं तो सीधा सीधा ऐसे समझिए कि जैसे जैसे क्या है T1 और T2 के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे इंजन की एफिशिएंसी क्या है, कम होती जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप ध्यान रख लीजिए। अगर गिवन तो क्या है, कोई भी इंजन ठंडियों में उसका एफिशिएंसी घट जाएगी और गर्मियों में उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक, इसमें क्या है, तो इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि ए हीट इंजन इज सप्लाइड विथ 2512 किलो जूल पर मिनट, इसको हीट दी जा रही है 650 डिग्री सेल्सियस पे, और हीट रिजेक्ट की जा रही है 900 किलो जूल पर मिनट। कब, कहाँ पे, प्लेस 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आपका T1 की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई अपनी T2 की वैल्यू हो गई। ये क्या है, हीट सप्लाई की जा रही थी, ये QA मतलब हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गई अपनी हीट रिजेक्टेड की वैल्यू हो गई। ठीक, दिस टाइप ऑफ हीट इंजन है, यह किस प्रकार का हीट इंजन है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि नीचे दिया हुआ इंजन किस प्रकार का है, तो उसको दो तरीके से उसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एक कार्नोट एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एक उस इंजन की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो कार्नोट एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं। कार्नोट एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, 1 - T2/T1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे T2 मतलब लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 1 - T2, लोअर टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस, इसको किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे, 273 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 373, डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर कितना 650 है। ठीक, तो 650 में हम लोग क्या करेंगे, 650 में 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 5 12 की 2 हासिल 1 और ये 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको सॉल्व करिए, इसको आ जाएगी हाँ, तो इसकी एफिशिएंसी सॉल्व करने पा गई है 59.6%, यानी 0.596 59.6% इसकी एफिशिएंसी आ गई। ये क्या है, कार्नोट एफिशिएंसी है। अब हम इसी एफिशिएंसी किससे निकाल लेंगे, इसकी एफिशिएंसी इंजन की निकाल लेंगे। तो इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, इंजन की एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, है ना, वर्क डन W अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हीट्स एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड QA माइनस QR डिवाइडेड बाय ये T2 इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो QR अपॉन QA। ठीक, तो QA की वैल्यू कितनी हो जाए, QA की वैल्यू दी है यहाँ पे इन्होंने 2512 माइनस QR रिजेक्टेड की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 900 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय QA की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, QA की वैल्यू दी है 2512। ठीक, दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो एक इंजन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसको देखेंगे तो इंजन की एफिशिएंसी आ जाएगी 64%। ठीक, कार्नोट एफिशिएंसी कितनी है 59.6,
और ये कितना है, इंजन की एफिशिएंसी कितनी है 64%। तो हम देख रहे हैं कि जो इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट की एफिशिएंसी से ज़्यादा है, ठीक। तो इस प्रकार का इंजन संभव नहीं है। मतलब जब किसी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर होती है तो कैसा इंजन होता है, रिवर्सिबल इंजन, और उससे कम होती है तो इरिवर्सिबल इंजन या पॉसिबल इंजन या रियल इंजन होता है, ठीक। लेकिन अगर किसी कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट एफिशिएंसी, किसी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से अधिक आ रही है तो ऐसा इंजन संभव नहीं होता है। तो किस प्रकार का इंजन हो जाएगा, इम्पॉसिबल इंजन। कैसा इंजन हो जाएगा, इम्पॉसिबल इंजन, ठीक। इसके बारे में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बता रखा है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कार्नोट पंप हीट पंप इज यूज्ड टू हीट अ हाउस फ्रॉम आउटसाइड, जिसका आउटसाइड टेम्परेचर कितना है -3 डिग्री सेल्सियस एंड द इंडोर टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। इफ द हीट लॉस फ्रॉम द हाउस इज 14 किलोवाट, द पावर रिक्वायर्ड बाय द टू ऑपरेट द हीट पंप इज, ठीक। तो इन्होंने सीधा सीधा देखिए दे रहा है, इन्होंने कहा है कि आउटसाइड टेम्परेचर, पहले हम लोग हीट पंप का एक स्कीमेटिक डायग्राम देख लीजिए। ये मान लीजिए T1 है और ये T2 है। हीट पंप का काम क्या होता है, T1 वाले स्पेस को हीट सप्लाई करना, तो इसके लिए इसको ये वर्क डन लेगा और हीट यहाँ से एब्जॉर्व करेगा, ठीक। तो क्या करता है, किसी स्पेस को गर्म करता है तो कहाँ से हीट लेता, आउटसाइड से हीट लेता। तो आउटसाइड टेम्परेचर कितना -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 की वैल्यू कितनी -3, इसको केल्विन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 केल्विन, ठीक। और इंडोर टेम्परेचर कितना दिया है, इंडोर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में रखेंगे तो कितना 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक। तो पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हीट इंजन उन्होंने पूछा है, जबकि हीट लॉस कितना है हाउस से 40 किलोवाट है। मतलब सीधा सीधा बात समझिए कि उस कमरे को गर्म रखने के लिए हमको 40 किलोवाट हीट सप्लाई देनी पड़ेगी कंटिन्यूसली, क्योंकि यही हीट लॉस है। इसी हीट लॉस को अगर हम कंपनसेट करते हैं तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहा है। तो यहाँ मतलब सीधे सीधे QR की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 40 किलोवाट दी है। कितनी दी है, 40 किलोवाट, ओके। तो पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हीट पंप इज, तो पावर रिक्वायर्ड पूछा इन्होंने। तो हम जानते हैं कि इंजन या हीट पंप का जो EPR यानी एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है हीट रिजेक्टेड अपॉन वर्क डन, ठीक। तो यहाँ पे हीट रिजेक्टेड की वैल्यू हमको पता है 40 किलोवाट अपॉन वर्क डन हमको निकालना है। और इसी EPR का एक और फार्मूला जो टेम्परेचर के फॉर्म में होता है वो कितना होता है, वो होता है T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू बराबर दी है इन्होंने, हमने 300 केल्विन, और T2 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, T1 माइनस T2 है ना। तो T1 की वैल्यू इन्होंने कितने 300 माइनस 270, जगह कम पड़ रही है, -270 T2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। तो इसका आंसर हमको सॉल्व करेंगे तो इसके जो EPR कितना आ जाएगा, टेम्परेचर के हिसाब से जो इसका EPR आ जाएगा, या COP भी कई लोग कहते हैं, वो आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। तो इसी 10 को बराबर हम इसके बराबर रख देंगे 40 माइनस W, क्योंकि भी EPR है तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको बराबर रखना है कितने के, हमको इसको रखना है 40 अपॉन W के। तो W की वैल्यू कितनी है, W इधर जाएगा 10 तो हो जाएगा 4, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 किलोवाट, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोवाट, ठीक। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए रेफ्रिजरेशन यूनिट हैज़ अ COP of 4 and it extracts 10 kilojoule of heat from the cold reservoir, ठीक। इफ़ द मशीन वर्क्स एट अ हीट पंप, यदि यही मशीन हीट पंप की तरह काम करती, हाउ मच हीट इट विल डिलीवर टू द एनवायरनमेंट, तो ये कितना हीट एनवायरनमेंट को
डी मतलब सप्लाई करेगी। ठीक, तो देखिए इसमें सीधे सीधे ऐसा पूछा है कि देखिए रेफ्रिजरेशन का COP दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर का COP दिया हुआ होता है, अगर हमको दिया है 4, तो हीट पंप का COP कितना हो जाएगा? COP ऑफ हीट पंप, हीट पंप का COP कितना हो जाएगा? हीट पंप का COP हो जाता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो जो हीट पंप का COP हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी को हम लोग बना लेते हैं। पहले स्कीमेटिक डायग्राम कि एक रेफ्रिजरेशन यूनिट था, तो वो कैसा होगा? एक लोअर टेम्परेचर, एक हायर टेम्परेचर होगा। इसका COP इन्होंने 4 दे रखा था, ये हीट रिजेक्टेड दे रखी है। ठीक, यही हमसे पूछा हाउ मच हीट डिलीवर टू द एनवायरनमेंट, हीट रिजेक्टेड। हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब क्या दिया है? देखिए कह रहा है कि जब ये हीट पंप की तरह था तो एक्सट्रैक्ट 10 किलो जूल ऑफ हीट पंप फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। यहाँ से जो QA की वैल्यू कितनी है? वो 10 दी हुई है। ठीक, तो इन्होंने पूछा और QR की वैल्यू पूछी है, और साथ में और इन्होंने कोई चीज़ स्पेशल नहीं दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि QR की वैल्यू क्या होगी? QR की वैल्यू होगी W, यहाँ जितना वर्क दिया जाएगा वो प्लस जितना यहाँ से हीट दी जाएगी QA, W प्लस QA के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप सीधा सीधा मतलब आते हैं, हम लोग को यहाँ पे W चाहिए ना, तो W कैसे निकलेगा? तो इन्होंने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दे रखा है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होता है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है QA, मतलब जितनी हमने हीट एक्सट्रैक्ट की है अपॉन वर्क डन से। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी QA अपॉन 4। तो QA की वैल्यू कितनी दी है? 10, 10 भागे 4, तो कितना हो जाएगा वर्क डन? वर्क डन हो जाएगा 10/4, मतलब 2.5 हो जाएगा। ठीक, तो वर्क डन की वैल्यू 2.5, तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QR की वैल्यू हो जाएगी 2.5 प्लस QA की वैल्यू कितनी दी है? QA की वैल्यू 10 दी है, तो 10 प्लस 2.5 बराबर 12.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12.5। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 12.5। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 ही फार्मूले हैं, 3 तो हीट इंजन के लिए 2 फार्मूले पढ़ने हैं, 2 फार्मूले हम लोग पढ़ने हैं रेफ्रिजरेटर के लिए, 2 फार्मूले पढ़ने हैं हीट पंप के लिए। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर फार्मूला लगभग सेम ही है। ठीक, तो उसमें क्या है, बस इन्हीं तीनों के आधार पे ही तरह तरह से क्वेश्चन बदल बदल के आते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू। ठीक, एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी किस प्रकार की होती है? तो देखिए यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या है? बढ़ती जा रही है। तो मतलब ये टेंड्स टू मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम की ओर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स देखिए हमेशा जो है बढ़ेगी, या तो अनचेंज रहेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी होती क्या है? यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है ये बराबर होती है सिस्टम की एंट्रोपी, चेंज इन सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, है ना। और सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों का चेंज की जो एडिशन होता है वही होता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी। ठीक, यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से ज़्यादा होगी। मतलब सीधे सीधे बात है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती है या तो स्थिर रहती है। तो अगर कोई प्रोसेस होगा अन्य प्रोसेस में बढ़ेगी, तो ये क्या है? इट्स टेंड्स टू 0। इन्होंने क्या है? बिकम 0। कभी 0 आती नहीं, हमेशा धीरे धीरे बढ़ती है, तो बिकम्स क्या है? बी मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड, एनर्जी जो है वर्ल्ड की वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, एनर्जी इज कांस्टेंट। लेकिन एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी वो लगातार बढ़ रही है। एंट्रोपी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक, एंट्रोपी क्या है? लगातार बढ़ रही है। एक तो ये दोनों बात याद रख लीजिए, इसी पर सवाल आ जाता है कभी कभी।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एन आइडल रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल वर्क्स बिटवीन -23 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच वर्क कर रहा है। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड पावर इन किलोवाट, पावर इन्होंने पूछी है। इफ़ ए कूलिंग रेट इज़ 1.5 किलोवाट, मतलब जो कूलिंग रेट है वो कितना है 1.5 किलोवाट है। तो इसका पहले एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लीजिए। इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखिए, मान लीजिए T2 टेम्परेचर है, कैसा आइडल रेफ्रिजरेटर है ना, ये T2 है, ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, इसको हमने यहाँ से वर्क देंगे, ये QA हो गया और ये हो गया QR हो गया। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है, वर्क बिटवीन -23 डिग्री सेल्सियस प्लस 27 डिग्री, तो लोअर टेम्परेचर कितना है -23 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.5 हो जाएगा 273, तो हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक, और अब इसी में हमने क्या है, दूसरा क्या है, ये है मैक्सिमम टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने पूछा ये हो गया। अब व्हाट विल द पावर रिक्वायर्ड इन किलोवाट इफ द कूलिंग रेट इज 1.5 किलोवाट, कूलिंग रेट मतलब जितने हीट वो एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब QA की वैल्यू कितनी है 1.5 किलोवाट। ओके, तो हम जानते हैं कि जो COP होता है रेफ्रिजरेटर का, उसके दो फार्मूले होते हैं, एक टेम्परेचर के फॉर्म में, तो 1 - T2 की वैल्यू, सॉरी ये होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है T2 डिवाइडेड बाय T1 - T2 होता है, और यही बराबर होता है किसी के हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन, वर्क डन मतलब पावर रिक्वायर्ड। ठीक, और देखिए इसमें रख देंगे, T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू उन्होंने 300 दे रखी है, और T1 की T2 की वैल्यू 250 दे रखी है, 250 मिनिमम वैल्यू, और T2 की वैल्यू कितनी है 300 माइनस T2 की वैल्यू कितने 250, तो इसका जो नीचे T1 - T2 की वैल्यू कितनी जाएगी 50 हो जाएगी। QA की वैल्यू 1.5 दे रखी है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो W की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 50/306, 1.5 डिवाइडेड बाई 6, 1.5 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया था 0.25 किलोवाट। हमको सॉल्व किया तो कितना हो गया 0.25 किलोवाट आंसर हो गया। काहे नहीं चल रहे जो, अच्छा 0.25 किलोवाट। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ रियल गैस अंडरगोज जूल थॉमसन एक्सपेंशन द टेम्परेचर मे रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज इंक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, इन्होंने सबसे पहले समझ लेते जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। पहले मैं आपको इस जूल थॉमसन कोफिशिएंट विस्तार से बता देता हूँ। देखिए अगर हम किसी रियल गैस का, ध्यान दीजिए, रियल गैस का क्या बनाए, TP डायग्राम बनाए। ठीक, मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर विथ प्रेशर। ठीक, तो उसका कर्व आता है, वो कर्व आता है इस तरह से। अगर हम थ्रोटलिंग प्रोसेस बनाते हैं तो थ्रोटलिंग प्रोसेस मतलब जिसकी एंथैल्पी कांस्टेंट हो, तो इस प्रकार का कर्व अगर हम बनाते हैं तो उसका जो कर्व आता है कुछ इस तरह से आता है। मतलब उसका पहले उसकी वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर के लिए हिसाब से, यानी उसका स्लोप बढ़ता है, उसका स्लोप क्या होता है घटता जाता है। इसी प्रकार कि हम दूसरे उसके बनाए, दूसरे एंथैल्पी कांस्टेंट एंथैल्पी का बनाए, H1 कांस्टेंट, दूसरे के H2 कांस्टेंट के लिए बनाए, तब क्या बन जाता है, तब फिर इस उसी तरह बन जाता है। मतलब क्या है कि सीधे सीधे इसका स्लोप पहले क्या है बढ़ता है और फिर इसका स्लोप घटता जाता है।
ठीक। तो इसमें जो स्लोप इसका होता है, इसका जो स्लोप होता है इसकी वैल्यू हम लोग म्यू से दर्शाते हैं। म्यू मतलब स्लोप है टीपी डायग्राम का, तो इसको दर्शाते हैं डेल्टा टी विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ये एच क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी को जो म्यू है इसी को कहा जाता है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। मतलब जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जूल थॉमसन कॉफिशिएंट कहा जाता है। मतलब जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या है, ये स्लोप है किसका, टेम्परेचर प्रेशर कर्व का कांस्टेंट एंथैल्पी पे। आप देख रहे हैं कि इस तरफ क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, लगातार बढ़ रहा है, और फिर इस तरफ क्या है, घटने लगा है। इस तरफ इसमें क्या है, लगातार बढ़ रहा है, इस तरफ घट रहा है। तो एक पॉइंट होगा जहाँ पर स्लोप क्या है, जीरो हो जाएगा ना। तो इन सभी के अगर जीरो स्लोप वाले पॉइंट को इस तरह मिला दिया जाए तो हमको जो कर्व प्राप्त होता है, इस कर्व को कहा जाता है इन्वर्जन कर्व। क्या कहा जाता है, इन्वर्जन कर्व। INVERSION, इन्वर्जन कर्व कहा जाता है। मतलब इन्वर्जन कर्व के बाईं ओर जो जूल थॉमसन की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जबकि दूसरी तरफ जूल थॉमसन कर्व के दूसरी तरफ क्या होगी, जूल थॉमसन कर्व के दूसरी तरफ मतलब इन्वर्जन कर्व के दूसरी तरफ जूल थॉमसन की वैल्यू कितनी होगी, उसकी दूसरी तरफ जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक। तो सीधा सीधा ऐसा समझिए कि यहाँ पे जैसे इस क्षेत्र मतलब इन्वर्जन कर्व के इस जो बाईं ओर है, यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ेगा मतलब चेंज इन प्रेशर होगा, तो टेम्परेचर की क्या है, टेम्परेचर लगातार इसका कर्व क्या है, पॉजिटिव है ना। ठीक। तो मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर हम प्रेशर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में प्रेशर क्या है, लगातार घटता है। तो मतलब इसमें अगर हम लोग प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। मतलब ये जो रीजन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कूलिंग रीजन हो जाएगा। मतलब थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए कैसा रीजन हो जाएगा, कूलिंग रीजन हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार इधर जब हम लोग इन्वर्जन कर्व के दाईं ओर लेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, घटाने पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये कैसा टेम्परेचर रीजन हो जाएगा, हीटिंग रीजन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हीटिंग रीजन हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी थ्रोटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका प्रेशर इन्वर्जन कर्व के दाईं ओर है या बाईं ओर है। मतलब इन्वर्जन कर्व से अधिक है अथवा क्या है, कम है। इन्वर्जन कर्व पर क्या है, तो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक। तो देखिए जो रियल गैसेस होती हैं उन्हीं के लिए हमने ये कर्व बताया है। जो आइडल गैस होती है, आइडल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा से ही 0 होती है। मतलब आइडल गैस के लिए सिर्फ इन्वर्जन कर्व ही हमको प्राप्त होता है, इस प्रकार का ग्राफ हमको नहीं मिलता है। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सवाल को देख लेते हैं। सवाल है व्हेन अ रियल गैस अंडरगो जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन की जाती है, अंतर्गत जाती है, तो क्या होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ भी ठीक में इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमने कहा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्या है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इन्होंने क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दी है। अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा, हीटिंग प्रोसेस होगा। क्या होगा, हीटिंग प्रोसेस होगा। और अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा, प्रोसेस कूलिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज द स्लोप ऑफ, जूल थॉमसन कोफिशिएंट किसका स्लोप है। तो मैंने बताया कि ये क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन का टीपी डायग्राम पर, ठीक, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन पे का टीपी डायग्राम पर जो स्लोप होता है वही होता है। ठीक। तो यहाँ देखिए इन्वर्जन कर्व भी लिखा हुआ है ऑन टीपी डायग्राम। तो इन्वर्जन कर्व नहीं होता जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है जो हमने अभी इस प्रकार की लाइनें बनाई थी, कर्व बनाए थे। तो ये जो कर्व है क्या है, ये टीपी डायग्राम है ना, यहाँ टी है, यहाँ पे टीपी डायग्राम पे जो कर्व है वो जो कर्व होते हैं ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन के। तो यही जो कर्व की जो स्लोप की वैल्यू जो है वही स्लोप की वैल्यू क्या कहलाती है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।
उसमें मैं आपको प्योर सब्सटेंसेस संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो उसके जल्दी आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और इस वीडियो से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। ये यूपीआरवीएनएल स्पेशल मैं करा रहा हूँ, इसी तरह क्वेश्चन यूपीआरवीएनएल में पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।